नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पर यूपीएससी प्री एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पीसीएस एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है और टॉपिक का नाम है अमेरिका और उत्तरी कोरिया के मध्य ऐतिहासिक समझौता, द हिस्टोरिकल एग्रीमेंट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए। और ये समझौता जो है ये 12 जून 2018 को हुआ और इन दोनों देशों के नेताओं डोनाल्ड ट्रंप एवं किम जोंग उन के बीच में ये वार्ता सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में हुई। वहां से उत्तरी कोरिया वापस चर्चा में आया, क्योंकि 65 वर्षों के बाद 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तरी कोरिया का तानाशाही राष्ट्रपति और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जगह पर मिले और बातचीत की। यहां पर ये रोचक बात है कि इससे पहले 65 वर्षों में कभी भी उत्तरी कोरिया के अस्तित्व में आने के बाद भी कभी इन दोनों देशों के बीच में वार्ता नहीं हुई। उसके बाद से लगातार उत्तरी कोरिया चर्चा में था। साथ ही साथ उत्तरी कोरिया ने 2006 के बाद जिस प्रकार से मिसाइल टेस्ट किए और उसने एक से एक मिसाइलें बनाई, जैसे ताइपोदोंग मिसाइल उसकी दुनिया भर में फेमस है, इसी प्रकार 2006 और 2009 में उत्तरी कोरिया ने अपना परमाणु परीक्षण करके अपने आप को जिस प्रकार से परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया, वह भी काफी अचरज से भरी बात थी। और नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को एक सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित किया है। इसलिए उत्तरी कोरिया को सामान्यतः अमेरिका एक शैतान देश की संज्ञा देता रहा है। तो आज हम पूरा एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जो सेंटोसा द्वीप पर उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच में शिखर वार्ता हुई, उसके बाद से यहां से प्रश्न किस किस प्रकार से बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो आप ध्यान रखोगे, अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच में 12 जून 2018 को सेंटोसा द्वीप जो सिंगापुर में है वहां पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते में कौन से बिंदु थे इसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस उत्तरी कोरिया की बात कर रहे हैं वह उत्तरी कोरिया है कहां पर। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस नॉर्थ कोरिया की बात हम कर रहे हैं, जिस उत्तरी कोरिया की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले उत्तरी कोरिया की हमें भौगोलिक स्थिति को देखना चाहिए कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और उस भौगोलिक स्थिति से क्या प्रश्न बन सकता है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का इतिहास क्या रहा है, इन दोनों के बीच का इतिहास क्या रहा है। फिर तीसरा हम देखेंगे कि कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध क्यों हुआ और उस युद्ध के कारण क्या थे। कोरियाई प्रायद्वीप में जो युद्ध हुआ 1950 से 1953 के बीच में, ये वार क्यों हुआ था और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। साथ ही साथ इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में पिछले 70 वर्षों में इन दोनों देशों के बीच में तनाव क्यों रहा, क्या बाहरी शक्तियों की वजह से ऐसा हुआ, तो इसको भी देखने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ हम नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन को भी देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में अब तक कौन कौन से तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं और इनका क्या क्या कार्यकाल रहा है, इसको भी देखने का प्रयास हम करेंगे। साथ ही साथ उत्तरी कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम था, जिसने पूरी दुनिया को एक प्रकार से अचंभे में डाल दिया था, और साथ ही साथ इसने बार बार परमाणु परीक्षण करके पूर्वी एशिया के अंदर एक प्रकार की अशांति पैदा करने की कोशिश की। तो परमाणु जो प्रोग्राम था इसका, वो भी काफी परेशान करने वाला था। साथ ही साथ एक हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का आपस में तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम देखने का प्रयास करेंगे।
और फोकस इस प्रकार से रहेगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से प्रश्न कहां से और किस प्रकार से बन सकता है उसको विशेष रूप से देखा जाएगा। तो ये बिंदु हमारे होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखें कि नॉर्थ कोरिया की लोकेशन क्या है। सबसे पहले ओवरऑल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उत्तरी कोरिया है कहां पर। तो देखिए आप, सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप, मैं इसको छोटा सा मैप के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये नॉर्थ, यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये आ गया अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप के बाद में ये ईरान, ईरान के बाद ये हमारा यहां पर प्यारा भारत, फिर यहां से ईस्टर्न इंडिया, उसके बाद ये आपका आ गया इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना प्रायद्वीप, और इस इंडो चाइना पेनिनसुला जो है, इस इंडो चाइना प्रायद्वीप के एकदम टिप पॉइंट पर सिंगापुर है, और साथ ही साथ सिंगापुर का यहां पे कुछ आइलैंड्स भी हैं, और यहां पर ये देश आ गया इंडोनेशिया, ये आ गया इंडोनेशिया, और यहां पर भी ये कुछ और आइलैंड्स भी हैं, ये आ गया फिलीपींस। उसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो इस जगह को और आगे लें तो यहां से ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा नीचे हम लें, ये वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली कोरियन पेनिनसुला है, ये कोरियाई प्रायद्वीप है, और इस साइड में ये पार्ट आ जाएगा जापान का। तो यहां पर ये हिस्सा आ गया जापान का, ये चीन का, और यहां से आप देखोगे तो कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यहां पर किस देश का भी लग रहा है, रसिया का। तो सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया कि उत्तरी कोरिया कहां पड़ेगा। तो नॉर्थ कोरिया जो है, इस पूरे ग्लोब में अगर उत्तरी कोरिया या कोरिया प्रायद्वीप की बात करूं तो कोरिया प्रायद्वीप जो है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले कोरिया प्रायद्वीप कहां पर है, तो ये बेसिकली आएगा ईस्टर्न एशिया के अंदर, ये आएगा पूर्वी एशिया में, सुदूर पूर्वी एशिया में पड़ेगा जापान, और जापान के पास में एक छोटा सा प्रायद्वीप है जिसको हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप। उस कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो सबसे पहले कोरिया प्रायद्वीप जो है वो कहां होगा, तो पूर्वी एशिया के अंदर, ईस्टर्न एशिया में। अब जो कोरिया प्रायद्वीप है उसका जो मुख्य भूभाग है वो किसके साथ लगा हुआ है, चीन के साथ। इस कोरियन प्रायद्वीप का छोटा सा पार्ट जो है वो रसिया के साथ भी मिलता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तरी कोरिया की छोटी सी सीमा जो है वो रूस के साथ भी लगती है। और ओवरऑल जो कोरिया पेनिनसुला है वो बेसिकली किस महासागर का पार्ट होगा, तो यहां पर यह भी ध्यान रखें कि ये प्रशांत महासागर का हिस्सा होगा, जिसको हम कहेंगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का हिस्सा होगा कौन, कोरिया प्रायद्वीप। अब हम आगे बढ़ें और थोड़ा सा इसको छोटा करके देखें, और आप भी चाहे डिजिटल मीडिया पे आप चीज़ों को बिल्कुल ट्रेस कीजिए, लेकिन आपका भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप बुक्स के अंदर, अपनी रफ कॉपी के अंदर इस प्रकार से मैप बनाकर उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। अब आप देखिए, इस पूरे को मैं हटाऊं और ओवरऑल जिस प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं वो प्रायद्वीप लगभग ऐसे हैं, ये प्रायद्वीप लगभग ऐसे है, इसी को हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। इस कोरिया प्रायद्वीप के बीच में आप देखोगे तो यहां पर ये जो 38 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, जिसको हम कहते हैं 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना आप लोग, जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य एक प्रकार की बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है। इसमें इस साइड में यहां पर ये सियोल आएगा जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, जबकि यहां पर प्योंगयांग है जो कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी है।
अब आप देखोगे इस साइड से यहां पर ये बाउंड्री चीन की है और ये बाउंड्री चीन की इतनी लगेगी, तो यहां पर ये हिस्सा इसका किसके साथ लग रहा है, तो ये हिस्सा चीन के साथ लग रहा है। मतलब कोरियन प्रायद्वीप के जस्ट उत्तर में कौन सा देश होगा, चाइना होगा। और ये एक बहुत रोचक बिंदु है, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो कोरियन पेनिनसुला है उस कोरियाई प्रायद्वीप की थोड़ी सी बाउंड्री, हल्की सी बाउंड्री आपको मैप में दिखाई देगी। ये बाउंड्री जो है बेसिकली इतना सा हिस्सा जो मैं आपको ये कर रहा हूं, ये इतना सा हिस्सा नॉर्थ कोरिया का किस देश के साथ में लगता है, तो उत्तर होगा रसिया के साथ। मतलब नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री दो देशों के साथ लगती है, उत्तर में दो देशों के साथ लगती है, चाइना और रसिया, और दक्षिण के अंदर इसकी सीमा किसकी मिलती है, साउथ कोरिया के साथ। फिर इसके बाद यहां पर आए तो इस जगह पर इस कोरिया प्रायद्वीप के इस साइड में ये कौन सा सागर है, तो यहां पर इस सागर को आपको पता होगा, इसी का नाम है, यहां पर कौन सी नदी आके गिरती है जिसके नाम पर इसे कहते हैं येलो सी। किस नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, वो चाइना से आती है, आप बताइए कौन सी नदी है वो। तो यहां पर ये येलो सी है और इसको कहते हैं ईस्ट सी। क्या कहते हैं इसको, पूर्वी सागर। इसी पूर्वी सागर का पॉपुलर नेम जो है वो बेसिकली जापान सागर है, और यहीं पर ये आपके जापान के बड़े बड़े आइलैंड्स यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले मैंने लोकेशन समझाने का प्रयास किया। जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सीमा रेखा कौन सी अक्षांश बनाती है, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉर्थ कोरिया की सीमाएं उत्तर में किससे मिलती है, तो उत्तर में चीन से, और थोड़ी सी बाउंड्री उसकी रसिया के साथ भी लगती है। इसके पश्चिमी साइड में येलो सागर है जिसको हम कहेंगे पीला सागर, जबकि इसके पूर्व में ईस्ट सी या पूर्वी सागर या जापान सागर है। और आप बताएंगे कि इसके दक्षिण साउथ कोरिया के दक्षिण में इस सागर का नाम क्या है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की बात कंप्लीट हो गई है। नॉर्थ कोरिया के पश्चिम में पीला सागर, पूरब में जापान सागर, दक्षिण में साउथ कोरिया, और उत्तर में इसकी सीमा चीन और रसिया के साथ लगती है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद आपको लोकेशन मैंने समझा दी है। ये दोनों देश जो है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जबकि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ये हुई इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन। क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी मुद्दे को समझना हो तो सबसे पहले हमें उस देश की भौगोलिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस क्रम में मैंने आपको यह समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ें और उसके बाद में थोड़ा सा हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। और इतिहास, ध्यान रखना, जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा, जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब जब अपना इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है, जबकि पाकिस्तान का अस्तित्व मात्र 1947 से है। ऐसे ही उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जब जब अपने इतिहास की बात करेंगे तब तब उन्हें यह बोलना पड़ेगा, और वो शब्द क्या होगा, कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप, इसका मतलब क्या होगा कि जो अभी मैंने ये पार्ट समझाया, अभी जो मैंने आपको ये बताया, ये वाला जिस पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, पहले कोरिया प्रायद्वीप एक ही देश हुआ करता था। कोरियन पेनिनसुला जो था वो पहले एक ही देश था। यहां पर जो दो देश आए हैं ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। पहले कोरिया प्रायद्वीप एक देश था, और इस एक देश पर लंबे समय तक एक डायनेस्टी का अधिकार था जिसे कहते हैं जोसेन वंश। आप लोग ध्यान रखना, जो कोरिया प्रायद्वीप है इस पर जोसेन वंश का अधिकार था। जोसेन डायनेस्टी जो है उस जोसेन वंश का यहां पर अधिकार था। और ये जोसेन वंश कब से कब तक रहा, तो ये था
1392 से 1392 से 1910 तक जो है जोसेन वंश का शासन था। किसके ऊपर? तो उत्तर होगा कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर। जो कोरियन पेनिनसुला है उस कोरियाई प्रायद्वीप पर 1392 से लेकर 1910 तक केवल एक डायनेस्टी का अधिकार था, जिसे जोसेन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक प्रकार का राजतंत्रात्मक शासन यहां पर हुआ करता था। अब यहां पर मैंने डेट ली 1910। क्या 1910 में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया बने? नहीं। 1910 में क्या हुआ कि बेसिकली 1910 के बाद इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा जापान। इसलिए यह क्षेत्र जो है, मतलब कोरिया प्रायद्वीप जो है, कोरिया प्रायद्वीप 1910 से 1945 तक जो है ये बेसिकली जापान का उपनिवेश था। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसी प्रकार जो जापान का साम्राज्यवादी वंश था उसने कोरियाई प्रायद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और अपना आधिपत्य स्थापित करके और कोरियाई पेनिनसुला कितने समय तक जापान के पास में रहा? तो ये टाइमिंग हुआ 1910 से 1945 तक, 1910 टू 1945 तक ये जापान की एक प्रकार से कॉलोनी बन गया। और जापान की कॉलोनी बन गया तो जापान ने इसको काफी नियंत्रित किया। और यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको और लगेगा, क्योंकि उस समय यहां पर अगर कोरियाई प्रायद्वीप क्षेत्र में कोई सबसे ताकतवर देश था तो वो बेसिकली रसिया था। लेकिन आप इतिहास पढ़ना कि 1905 में जापान ने रूस को भी पराजित कर दिया था। जापान जो छोटा सा देश है, उस जापान ने रसिया को भी 1905 में डिफीट कर दिया था, पराजित कर दिया था। और 1910 में उसने कोरियाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार 1910 से 1945 तक कोरियाई प्रायद्वीप पर किसका नियंत्रण रहा? तो उत्तर होगा जापान का नियंत्रण रहा। तो ये जापानी कॉलोनी था। कौन? कोरियाई पेनिनसुला। उससे पहले कोरियाई प्रायद्वीप पर किस वंश का शासन था? तो जोसेन वंश का शासन यहां पर हुआ करता था। एक राजा यहां पर था, उसकी पूरी डायनेस्टी यहां पर चलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप ये कहोगे कि सर आपने यहां पर 1945 की डेट क्यों ली? यहां पर आप ये कहोगे कि सर 1945 की डेट आपने क्यों ली? तो इसका रीजन है, आपको चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध को। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये वार हुआ मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच में ये वार हुआ था। मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र वर्सेस एक्सिस कंट्रीज, जिसमें मित्र राष्ट्रों में नाम आता है जर्मनी का, मित्र राष्ट्रों में जर्मनी, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, ये सबसे ताकतवर उस समय हुआ करते थे। और धुरी राष्ट्रों में नाम आता है जर्मनी, इटली और जापान का। तो यहां पर ये बिंदु आप लोग ध्यान रखना। आप देख रहे हो कि इस साइड में यहां पर ये जापान है। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारा तो ठीक वैसी बात होगी कि जुखाम किसी को होगा और छींकें किसी को आएगी। आपको मैं कहना ही चाह रहा हूं कि 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों ने लास्ट में वो इन पर हावी हो गए, क्योंकि इस साइड में दो देश इनके पक्ष में आ गए और वो उस समय की दो महाशक्तियां थी। वो दो देश थे यूएसए और यूएसएसआर। अब आप लोग ध्यान रखना कि जो यूएसएसआर था उसकी नजर कोरियाई प्रायद्वीप पर थी, क्योंकि 1905 में जब जापान ने रूस को पराजित किया था, उसी रूस का नाम हो गया है यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसे आज हम फिर रसिया के नाम से जानते हैं। तो यूएसएसआर जो था उसकी नजर कहां पर थी? तो उसकी नजर बेसिकली कोरियाई प्रायद्वीप पर थी। मतलब वो ये जान रहा था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारता है तो जापान के हारने पर जापान का एक उपनिवेश है कौन?
कोरिया प्रायद्वीप और उस पर हमें नियंत्रण करना है। अब आप देखिए, वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उस पर अमेरिका जो है वो जापान पर परमाणु बम गिराता है। ये बात है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 की, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके जापान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान धराशायी हो गया, जापान हार गया। जब जापान पराजित होता है तो जाहिर सी बात है उन तमाम क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना लाजमी है जो जापान के अंतर्गत थे या जापान के उपनिवेश थे। और इस क्रम में जापान का एक उपनिवेश कोरियाई पेनिनसुला उस समय था, कोरिया प्रायद्वीप था। तो कोरिया प्रायद्वीप पर जापान के अलावा मित्र राष्ट्रों की नजरें होगी। और मित्र राष्ट्रों में कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 महाशक्तियां आई, दुनिया में 2 नई महाशक्तियों का उद्भव हुआ। उन्हीं 2 महाशक्तियों को हम कहते हैं, 2 महाशक्तियों का उद्भव हुआ। ये कब की बात है? तो उत्तर होगा 1945 के बाद, आफ्टर 1945। 1945 के बाद दुनिया में 2 नई शक्तियों का उद्भव हुआ, और जो 2 नई शक्तियों का उद्भव हुआ उसे हम कहते हैं अमेरिका एंड यूएसएसआर। इसे हम कहते हैं अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से इनको जाना जाता है। अब अमेरिका बेसिकली पूंजीवादी था, मतलब अमेरिका किस प्रकार की विचारधारा का प्रसार करेगा? तो पूंजीवाद का। जबकि यूएसएसआर किस प्रकार की विचारधारा प्रसार करेगा? तो होगा साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करेगा। अब आप लोग ध्यान रखना कि इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए तेज गति से अपने अपने हथकंडे अपनाए। तो इस क्रम में जब जापान पराजित हुआ तो जापान से एक क्षेत्र मुक्त हुआ जिसको हम कहते हैं कोरियाई प्रायद्वीप। और कोरियाई प्रायद्वीप से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जो 2 देश बनेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना, ये पहला नतीजा था 2 राष्ट्रों के मध्य, 2 वैश्विक शक्तियों के मध्य जो विस्तारवादी नीति थी उसका परिणाम था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। कैसे? कि जैसे ही कोरियाई प्रायद्वीप 1910 से 1945 तक जापान के पास रहा। अब 1945 के बाद में क्या हुआ कि ये जो कोरिया प्रायद्वीप था, इस कोरियाई प्रायद्वीप की, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी बाउंड्री ऊपर से थोड़ी सी रशिया के साथ अर्थात यूएसएसआर के साथ लगती थी। तो उसने यहां पर साम्यवाद का प्रसार करना शुरू कर दिया। मतलब उसका कहना था कि यह क्षेत्र कोरियाई पेनिनसुला एक साम्यवादी क्षेत्र होना चाहिए। यह कौन कहेगा? तो इसका समर्थक होगा यूएसएसआर। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि दुनिया का दूसरा साम्यवादी देश बनता है चाइना। तो कहीं ना कहीं जो उत्तरी भाग था, उस उत्तरी भाग पर किसका इंपैक्ट आएगा? तो उत्तरी भाग पर इंपैक्ट आएगा यूएसएसआर और चाइना का। और वो यहां पर किसका प्रसार करेंगे? वो करेंगे साम्यवाद का। जबकि दूसरी ओर जो है, जो दक्षिणी भाग था, उस पर अमेरिका का इंपैक्ट था और अमेरिका यहां पर पूंजीवाद का प्रसार करेगा। कुल मिला के मैं ये कहूं कि साम्यवाद और पूंजीवाद की इस विचारधारा ने, जिसको हम कहेंगे कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट की 2 महाशक्तियों की इस विचारधारा ने एक प्रायद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, कुछ समय बाद ही अमेरिका ने जल्दबाजी में अपने 2 अधिकारियों को यह कहा कि जल्द से जल्द सीमांकन कीजिए उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। उस समय पूरे कोरिया प्रायद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर सिटी थी तो वो सियोल थी। सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो थी वो सियोल थी। और अमेरिका चूंकि थोड़ा पावरफुल ज़्यादा था, तो अमेरिका ने कहा कि सीमांकन ऐसा होना चाहिए कि सियोल जो है वो बेसिकली दक्षिण कोरिया के पास आ जाए।
अब आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही यहां पर साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा फैली, उस समय तक ये कोरिया प्रायद्वीप एक था। ये अलग बात है कि इस साइड में यूएसएसआर और चाइना लगे हुए हैं और इस साइड में अमेरिका लगा हुआ है। अब इसी बीच में क्या हुआ, एक घटनाक्रम होता है, और वो घटनाक्रम क्या था? वो घटनाक्रम ये था कि यूएसए के दो बड़े अधिकारी डीन रस्क और चार्लिस ने उत्तरी कोरियाई लोगों से पूछे बिना, अमेरिका के दो अधिकारियों ने उत्तरी कोरिया के लोगों से पूछे बिना 38 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को इन दोनों के बीच का सीमांकन मान लिया। मतलब ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो घोषित किया गया है, ये कोरियाई प्रायद्वीप के लोगों से पूछे बिना ये काम किया गया है, जिसके कारण न कोई भौगोलिक आधार देखा गया, न कोई प्राकृतिक आधार देखा गया और न कोई सांस्कृतिक आधार देखा गया, बल्कि अपने तरीके से अमेरिका जैसी महाशक्ति ने इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी, जिसको आज इन दोनों देशों की सीमा रेखा या इंटरनेशनल बाउंड्री कहा जाता है। और अमेरिका ने शुरुआत अमेरिका करता है और अमेरिका ने एक साम्यवाद विरोधी व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो साम्यवाद का विरोधी होगा और पूंजीवाद का समर्थक होगा, ऐसे व्यक्ति को दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया था, उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया। उन्हीं का नाम था सिंदमान रिही। उन्हीं का नाम था सिंगमान या सिंदमान रिही के नाम से एक व्यक्ति को अमेरिका अपॉइंट करता है, जो बेसिकली कम्युनिस्ट विरोधी थे। और 1948 में ये यहाँ के प्रशासक बन जाते हैं सिंदमान रिही। वो किसके प्रशासक बनते हैं? साउथ कोरिया के। इंग्लिश में स्पेलिंग होगी SYNGMAAN, रिही RHEE। सिंदमान रिही जो है बेसिकली अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया के प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जो मई 1948 में वे साउथ कोरिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। साउथ कोरिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कोरिया प्रायद्वीप जो पहले एक ही देश था, वो 1910 से 1945 तक जापान के पास में था और 1945 से 1948 के मध्य ये दुनिया की दो महाशक्तियों के भेंट चढ़ गया और उन दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने तरीके से यहां पर पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रसार किया। इसलिए कोरिया प्रायद्वीप के बहुत सारे लोग साम्यवाद को चाहते थे, तो पूंजीवाद को चाहने वाले भी कम नहीं थे। यहां पर अमेरिका ने जल्दबाजी दिखाते हुए इनके बीच में सीमांकन करवा दिया और 38 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को दोनों देशों के बीच की सीमा मान लिया गया। और इससे भी ज्यादा जल्दी दिखाते हुए एक साम्यवाद विरोधी एंटी कम्युनिस्ट व्यक्ति को, जिनका नाम सिंदमान रिही था, उन्हें अमेरिका दक्षिण क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर देता है और वे जो है मई 1948 में साउथ कोरिया को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं और सिंदमान रिही जो है वो बेसिकली दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। मतलब साउथ कोरिया का जो पहला प्रेसिडेंट बना है वो निर्वाचित नहीं है, दक्षिण कोरिया का भी ध्यान रखना। अब उसके बाद में इस साइड में चूंकि उत्तर में यूएसएसआर और चाइना थे और स्पेशली उस समय महाशक्ति यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर भी पीछे रहने वाला नहीं था। लगे हाथ जब इसने दक्षिण कोरिया का प्रशासक नियुक्त किया तो सोवियत संघ ने भी 1948 के एंड में, और कुछ बुक्स में आता है 1949 के फर्स्ट वीक के अंदर, पहले महीने के अंदर तो जो भी हो 1948 में सोवियत संघ भी उत्तरी क्षेत्र में एक सैन्य कमांडर जो आर्मी में बहुत बड़े पद पर रहे थे, उस पूर्व आर्मी पर्सन को उत्तरी कोरिया का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और जिन्हें नियुक्त करता है उन्हें कहते हैं किम इल सुंग। ये उनका नाम था, किम इल सुंग।
किम इल सुंग जो है, ध्यान रखना, किम इल सुंग जो है वो उत्तरी कोरिया का पहला तानाशाही राष्ट्रपति बनता है। आज जो किम जोंग उन है आज की तारीख में, उस किम जोंग उन के दादाजी थे। कौन? किम इल सुंग। ये किम इल सुंग जो बेसिकली ये एक आर्मी पर्सन थे, लंबे समय तक ये सेना में रहे थे, और इनको अपॉइंट करने में किसका हाथ था? तो ध्यान रखना, सोवियत संघ का। तो आप देखिए 1948 में ये दोनों महाशक्तियां अपने अपने पसंदीदा व्यक्ति को कोरियाई प्रायद्वीप के 2 हिस्से करते हुए उन्हें नियुक्त कर देती है, और वो दोनों व्यक्ति अपने आप को उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के स्वतंत्र राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। उसमें से उत्तरी कोरिया का पहला तानाशाही राष्ट्रपति बनता है किम इल सुंग, जबकि दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो बनते हैं सिनमान रिही। और अब जैसे ही किम इल सुंग बनता है, किम इल सुंग ने क्या किया? 1950 में साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। मतलब साउथ कोरिया पे हमला करेगा, दक्षिण कोरिया पे। और यहां पर दक्षिण कोरिया की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास में है? तो जाहिर सी बात है यूएसए के पास में। तो यूएसए युद्ध में आएगा। जब यूएसए युद्ध में आएगा तो पीछे से यूएसएसआर भी युद्ध में आएगा, क्योंकि यही वो समय है जब पूंजीवाद और साम्यवाद टकराव की स्थिति में था। मतलब अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने थे। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा, कुल मिला के जो मेरा विश्लेषण होगा वो ये होगा कि कोरियाई प्रायद्वीप पहले एक ही देश था। कोरियाई प्रायद्वीप पहले पूरा एक एकीकृत देश था। 1948 में 1948 में इसके 2 हिस्से हो गए। हालांकि उसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। 1945 के 2 हिस्से हो गए। अब जो 2 हिस्से हुए उसमें से एक हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी कोरिया, जो उत्तर में था। और उत्तरी कोरिया को सपोर्ट किसका था? तो जाहिर सी बात है यूएसएसआर का सपोर्ट था। और यूएसएसआर कैसा देश था? साम्यवादी। तो जाहिर सी बात है उत्तरी कोरिया कैसा देश बनेगा? तो साम्यवादी। इसी प्रकार इस साइड में दक्षिण में बना दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया जो है साउथ कोरिया, वो बेसिकली चूंकि अमेरिका के सपोर्टेड था तो यूएसए ने इसको सपोर्ट किया, तो ये था पूंजीवादी राष्ट्र। अब कहने को ये दोनों देश बन तो गए, लेकिन तनाव इनके बनने के बाद अपने चरम पर था। इसलिए उत्तरी कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया के बीच में युद्ध होना तय था। और कोरियाई प्रायद्वीप में जो युद्ध हुआ वो बेसिकली युद्ध हुआ जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। और कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध चला 1950 से 1953 के मध्य। और अगर सच पूछो तो ये युद्ध 1948 से छद्म युद्ध शुरू हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली जो डेट आती है वो 1950 से 1953 के मध्य युद्ध हो जाते हैं। 1953 में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने की कोई संस्था बनी है तो वो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है। तो यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन शांति इसलिए स्थापित नहीं हो सकी क्योंकि यूनाइटेड नेशन को बनाने वाले 2 देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। और जब वो दोनों यहां लगे हुए हैं तो यूनाइटेड नेशन भी क्या करेगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 1953 में कोरियाई प्रायद्वीप में एक युद्ध समाप्त हुआ। उसमें यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता में युद्ध समाप्त हुआ था और 2 देश कोरियाई प्रायद्वीप में पूरी तरह से ऑफिशियली मान लिए गए। उत्तर में उत्तरी कोरिया और दक्षिण में दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया जो था वो साम्यवादी देश बना और दक्षिण कोरिया जो है वो पूंजीवादी देश बना। तो ये आज का मेरा चैप्टर का सार था, कोरिया प्रायद्वीप।
अब आप देखिए कि अगर इस पूरे रीजन को आप देखोगे तो यहां पर ये जो नॉर्थ कोरिया बना और यहां पर ये साउथ कोरिया बना और इस साइड में ये देश था जापान। और आप लोग ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान को अपना सहयोगी बनाया, क्योंकि वहां की सत्ता अमेरिका की सहयोगी थी और जापान दुनिया का एक बहुत बड़ा पूंजीवादी देश बना। और आपको पता होगा कि जिस जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, वही जापान आज अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर में से एक माना जाता है जापान। किसका? अमेरिका का। और जापान आज एक विकसित देश है, और जापान अगर विकसित देश है तो किसकी भूमिका है इसमें? यूएसए की। साथ ही साथ ध्यान रखना, साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था भी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब पूर्वी एशिया में दो देश ऐसे हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर टिके हुए हैं, और ये दोनों अमेरिका के दो बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनर माने जाते हैं। कौन? जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया। तो जापान और साउथ कोरिया, इसमें साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया एक इलेक्ट्रॉनिक बेस इकोनॉमी है, जहां की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो काम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित वस्तुओं का होता है। इसलिए दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में साउथ कोरिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और दक्षिण कोरिया आज की तारीख में विकसित देशों की बराबरी रखता है। वो एक डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, जबकि उसके पैरेलल में जो नॉर्थ कोरिया है वो दुनिया के गरीब देशों में से एक है। उसका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। लेकिन आप देखिए, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिलता है किसका? नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिलता है, स्पेशली पहले सपोर्ट मिलता था इसको यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ का। सोवियत संघ ने लगभग आप मान के चलिए नॉर्थ कोरिया को पाला 1945 से लेकर 1990 तक। सर 1990 के बाद में क्या हुआ? 1990 में जब सोवियत संघ का ही विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी देश रूस बना, उसकी खुद की हालत शुरुआत में अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया पर ध्यान नहीं दे सका। लेकिन नॉर्थ कोरिया को लगातार न्यूट्रिशन मिला है चाइना से। और आपको शायद जानकारी हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया का पूरी दुनिया में एक ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है, और उस अंतर्राष्ट्रीय भागीदार का नाम चाइना है। नॉर्थ कोरिया का केवल एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर है, उसका नाम चाइना है। और चाइना कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को उकसाता है, और साथ ही साथ उसकी खुद की भी अपनी खूबी होगी। तो जो नॉर्थ कोरिया है, इस नॉर्थ कोरिया में अभी तक 3 ही तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं। नॉर्थ कोरिया जो है ये बेसिकली एक मिलिट्री बेस्ड नेशन है, जहां पर सेना की बड़ी भूमिका है, और जो राष्ट्रपति है वो यहां पर तानाशाही है। तो इस क्रम में आप अगर देखोगे तो अभी तक यहां पर बेसिकली 3 ही प्रेसिडेंट हुए हैं। पहला उत्तरी कोरिया जो है, उस उत्तरी कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में अभी तक 3 ही तानाशाही राष्ट्रपति हुए हैं। वो 3 में पहला नाम आता है किम इल सुंग का। पहला नाम जो है वो बेसिकली है किम इल सुंग, और इनका कार्यकाल जो है वो रहा 1948 से, कुछ बुक्स में 1949 दिया हुआ है, लेकिन आप देखना 1948 से 1994 तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। और किम इल सुंग जो है वही नॉर्थ कोरिया के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ तक कि इनके मरने के बाद भी इनको प्रेसिडेंट का रुतबा आज भी दिया जाता है। तो उसके बाद किम इल सुंग के बेटे थे, इनके बेटे, और उनका नाम था किम जोंग इल। उनका नाम था किम जोंग इल। ये प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनका कार्यकाल था
1994 से 2011 दिसंबर महीने के अंत में इनका निधन होता है। मतलब मान लीजिए 26-27 दिसंबर को, तो 3-4 दिन तक इनकी बॉडी को वहीं रखा जाता है, लोग दर्शन करते रहते हैं ताकि 1 जनवरी आ जाए। और फिर 1 जनवरी 2012 से बनता है किम जोंग उन। जो आज आप देखते हो किम जोंग उन को, वो बने हैं 2012 से अभी तक। मतलब इनको बने हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। और अभी आपको पता है कि काफ़ी चर्चा में थे किम जोंग उन, कि किम जोंग उन सीरियसली काफ़ी बीमार हैं, वो गुप्त जगह पर चले गए हैं, उनकी चिकित्सा हो रही है, वो वैसे हैं, फलाना है। सभी टीवी चैनल्स ने किम जोंग उन की बीमारी को लेकर काफ़ी हल्ला बोला था। और भारत में तो आपको पता है कि तमाम टीवी चैनल्स, शायद नॉर्थ कोरिया को भी इतनी जानकारी नहीं होती जितनी नॉर्थ कोरिया की जानकारी हमारे टीवी चैनल्स हमें बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो मर ही गया है। लेकिन इन सब को धक्का देते हुए किम जोंग उन फिर एक बार हाजिर हुआ और वो जिंदा है। तो वर्तमान में उत्तरी कोरिया की सत्ता जो है वो किसके हाथ में है? किम जोंग उन के हाथ में है। अब हम इस बात को देखें कि अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया को एक शैतान देश क्यों कहता है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को शैतान देश क्यों कहता है? तो इसमें आप ध्यान रखना कि साउथ कोरिया और जापान की डिफेंस की जिम्मेदारी काफी हद तक अमेरिका के पास में है। हालांकि 1997 के बाद तो जापान ने भी अपना डिफेंस का पूरा सिस्टम बना दिया है, साउथ कोरिया भी है। लेकिन जब भी रत्ती भर भी साउथ कोरिया और जापान को किसी प्रकार का खतरा होगा तो उनके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा कौन? अमेरिका। तो अमेरिका के इकोनॉमिक पार्टनर है साउथ कोरिया और जापान, और इधर नॉर्थ कोरिया को चाइना उकसाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि आज नॉर्थ कोरिया के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं चीन की भूमिका है। जो भी हो, लेकिन आप देखेंगे कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में, 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा कि वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, ये 21वीं शताब्दी के आरंभिक दशक के अंदर नॉर्थ कोरिया ने एक से एक मिसाइलें बनाई। और ध्यान रखना, उन मिसाइलों का टेस्ट उसने किया, और उनमें से एक ताइपोदोंग मिसाइल बहुत फेमस थी। मतलब दुनिया में जो मिसाइलें अमेरिका और रसिया के पास या चाइना के पास थी, वैसी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के पास में थी। और नॉर्थ कोरिया क्या करता था कि इन मिसाइलों को तैनात करता था इस 38 डिग्री के आसपास। मतलब ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, यहां पर वो तैनात करके, और या फिर जो जापान सागर है इस साइड में, जिसको ईस्ट सी कहते हैं, यहां पर वो इन मिसाइलों का टेस्ट करता था। और जैसे टेस्ट करता, वो धमकी देता, और उसके बाद में वार्ता होती। उस वार्ता को कहते हैं 6 कंट्री डायलॉग। अब ये 6 कंट्री कौन? तो आप देखिए, तनाव किसके बीच में? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। अब नॉर्थ कोरिया की सहायता के लिए हमेशा सबसे आगे कौन आएगा? तो इसकी सहायता के लिए सबसे पहले आएगा आज की तारीख में चाइना, और दूसरा जो है वो आएगा रसिया, क्योंकि चाइना और रसिया साम्यवादी है, और कहीं ना कहीं उत्तरी कोरिया को उकसाने में इनका हाथ माना जाता है, और विशेष रूप से आज की तारीख में किसका? चाइना का। और साउथ कोरिया के साथ होंगे जापान और अमेरिका। ये कुल मिला के 6 देश आए। इसको कहते हैं 6 पार्टी डायलॉग। तो ये 6 देश आए, ये आपस में वार्ता करते हैं, और चाइना बेसिकली इस नॉर्थ कोरिया को लेके आता है। मतलब अमेरिका चाइना से कहता है कि आप ईस्ट एशिया में, पूर्वी एशिया में शांति रखिए, क्योंकि अगर अशांति हुई, बात को समझना आप, अगर अशांति हुई या युद्ध हुआ या विनाश हुआ तो उत्तरी कोरिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। उत्तरी कोरिया को, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर 10 बार खत्म कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया भी कम नहीं है, अगर वो 10 बार खत्म करेंगे तो 3 बार तो ये भी खत्म करेगा, क्योंकि इसके पास इतना
जखीरा पड़ा हुआ है। इसलिए नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी के आरंभ में इस थीम पर काम कर रहा था कि सनम हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे ही आपको भी लेकर डूबेंगे। कारण कि ये तो गरीब देश हैं, लेकिन इसके बगल में जो साउथ कोरिया है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। और जापान का भी नाम आपने सुना होगा। इसलिए जब भी नॉर्थ कोरिया किसी प्रकार की मिसाइल का टेस्ट करता था तो उससे एक प्रकार की सनसनी फैलती थी साउथ कोरिया में, जापान में और अमेरिका में। और जो 6 पार्टी वार्ता होती थी, उस वार्ता में चाइना ज्यादातर क्या कहता था नॉर्थ कोरिया के, आप चुप रहना, बातचीत में करूंगा। और ये चाइना क्या कहता कि नॉर्थ कोरिया अब मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले एक बड़ा अमाउंट इसको चाहिए, क्योंकि यहां पर इकोनॉमी का कोई बेस नहीं है। तो वो इन तीनों देशों से, जापान, यूएसए और साउथ कोरिया से बड़ा अमाउंट ले लेता, फिर लंबे समय तक परीक्षण नहीं करता, फिर पैसा खत्म हुआ, फिर टेस्ट। फिर इसने मिसाइलों का टेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने डरना बंद कर दिया। जब डरना बंद कर दिया तो नॉर्थ कोरिया ने 2006 और 2009 में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इस प्रकार आप देखोगे कि वर्ष 2006 और 2009 के अंदर उत्तरी कोरिया ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और जैसे ही उत्तरी कोरिया ने परमाणु शक्ति संपन्न बनने का यह दावा किया, उससे ईस्ट एशिया के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में हड़कंप मच गया कि उत्तरी कोरिया के पास में परमाणु शक्ति और परमाणु हथियार हैं। इसको एक प्रकार का और अब शैतान देशों में हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया। और अमेरिका को यह डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया या जापान पर परमाणु हमला कर दे। और यह वैश्विक शांति के लिए भी एक खतरा बन सकता था, क्योंकि उत्तरी कोरिया में किसी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संविधान नहीं है, वहां पर प्रेस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, वहां पर कोई आवाज नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में जब वर्ष 2016 के अंदर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि वे उत्तरी कोरिया को सबक सिखाएंगे, तब उसके बाद ईस्ट एशिया में और तनातनी हो गई कि ऐसा लगने लगा कि कहीं ट्रंप हकीकत में उत्तरी कोरिया पर हमला न कर दे। लेकिन जस्ट उसके 1 साल बाद में यह प्रयास हुआ कि सबसे पहले उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रेसिडेंट आपस में मिलें। और इसकी शुरुआत करवाने में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो यहां पर यह ट्विस्ट तब आता है जब एक तरफ पूरी दुनिया ये अनुमान लगा रही थी कि उत्तरी कोरिया परमाणु हमला कर सकता है या मिसाइल टेस्ट के माध्यम से साउथ कोरिया या जापान पे हमला कर सकता है, वहीं एक प्रकार की नरमी किम जोंग उन ने दिखाई और उसके बाद में एक वार्ता हुई जिसको हम ऐतिहासिक वार्ता की संज्ञा दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक वार्ता थी 12 जून 2018 को। तो आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यह तय किया कि वे एक बार आपस में मिलेंगे। इस क्रम में उत्तरी कोरिया और यूएसए के मध्य, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के मध्य 12 जून 2018 को सेंटोसा द्वीप, जो बेसिकली सिंगापुर में पड़ता है, सेंटोसा द्वीप सिंगापुर, वहां पर ऐतिहासिक शिखर वार्ता हुई। इसको ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले 65 वर्षों में इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने कोई मीटिंग नहीं की थी, यहां तक कि कोई टेलीफोन पर भी बातचीत इनके मध्य नहीं हुई। और ऐतिहासिक शिखर वार्ता हुई तो सबसे पहले अमेरिका और यूएसए के मध्य ये बातचीत कहां पर हुई, तो सेंटोसा द्वीप सिंगापुर के अंदर। तो आप सिंगापुर की लोकेशन जरूर देखना, सिंगापुर कहां पर है। और उसके बाद में कब हुई, तो 12 जून 2018 को। किस आइलैंड पर, सेंटोसा आइलैंड पर। और उत्तरी कोरिया की ओर से थी किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया और अमेरिका की तरफ से थी
डोनाल्ड ट्रंप। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, उत्तरी कोरिया की तरफ से थे किम जोंग उन, वहां के राष्ट्रपति, और इधर से यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपस में शिखर वार्ता की और इसका रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव रहा। इस वार्ता में ट्रंप ने यहां पर, ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को सुरक्षा की गारंटी दी। सुरक्षा की गारंटी दी। यह सुरक्षा की गारंटी का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया को ऐसा डर था कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया मिलकर उसको तहस नहस कर सकते हैं। तो यहां पर इसलिए वो परमाणु हथियार बना रहा है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को सुरक्षा का यह भरोसा दिलाया कि उसकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो इसके बदले फिर नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वह कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु मुक्त करने में सहयोग करेंगे। परमाणु मुक्त करने में सहयोग करेंगे। यह बात कही किसने? उत्तरी कोरिया के प्रेसिडेंट ने। यह कहा गया कि ट्रंप की सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से हथियार मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा, मतलब परमाणु हथियार से मुक्त किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह बोला गया कि उत्तरी कोरिया पर जो लगे प्रतिबंध हैं, दूसरा पॉइंट था उत्तरी कोरिया पर लगे जो प्रतिबंध हैं वो अभी नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रतिबंध हटा दें और उसके बाद वापस हो जाए। तो कहा कि अभी कुछ समय तक उत्तरी कोरिया पर लगे प्रतिबंध जो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने लगाए हैं वो जारी रहेंगे। और तीसरा बिंदु इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो जापान सागर में करते हैं। तो यहां पर अमेरिका ने कहा कि इस प्रकार का संयुक्त युद्ध अभ्यास जो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को दिखाने के लिए किया जाता है वो एक बार नहीं होगा। इसके बाद काफी सकारात्मकता दोनों देशों में देखी गई और वार्ताओं का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से एक परिवार का शासन है। वो परिवार पूरी तरह से डिक्टेटर है। हालांकि आपको पता होगा, आप देखना, नॉर्थ कोरिया अपने नाम में लोकतांत्रिक लिखता है, डेमोक्रेटिक लिखता है, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। और हाल ही में आप देखोगे कि उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की जो बीमारी की अटकलें आई, उसके बाद फिर एक बार पूरा मसला किम जोंग उन पर टिक गया। तो किम जोंग उन, और हम ये आशा करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में भी आज़ादी मिले, वहाँ लोगों को बोलने का हक मिले, वहाँ मानव अधिकार मिले, वहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण का अधिकार मिले। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और जो हनन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज की तारीख में चाइना का हाथ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास जो कॉन्फिडेंस है वो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस उसके पास, चाइना के पास में है। अब इसमें लगे हाथ हम थोड़ा सा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया जो है, एक, मैंने आपको कहा कि एक देश तो हुआ नॉर्थ कोरिया और एक हो गया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसमें दक्षिण कोरिया के बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया है। दक्षिण कोरिया और भारत के बीच में संबंध बहुत बेहतर है। दक्षिण कोरिया और भारत के मध्य सीपा समझौता हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने 2 कार्यकाल में कम से कम 3 बार दक्षिण कोरिया की यात्रा की है, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी हाल ही में भारत आए, उन्होंने बनारस की यात्रा की थी। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना कि भारत की अयोध्या की एक राजकुमारी जो थी, भारत में अयोध्या की एक राजकुमारी जिसका नाम प्रिंसेस सूर्यरत्ना की शादी
दक्षिण कोरिया के राजकुमार से हुई थी, मतलब कोरिया के राजकुमार से हुई थी। ये बात कम से कम 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया एवं भारत के मध्य संबंधों को और अधिक बेहतर किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया की बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, जिसमें सैमसंग, हुंडई, एसके ग्रुप, पॉस्को, किया, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट में अपना अहम रोल अदा कर रही है। मतलब कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि दक्षिण कोरिया एक छोटा सा देश है, लेकिन छोटा सा होते हुए भी दक्षिण कोरिया काफ़ी गजब का देश है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इकोनॉमी है और वो एशिया महाद्वीप के उन देशों में आता है जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह विकसित देशों की श्रेणी में है। तो ये तो मैंने बताया भारत और साउथ कोरिया की बात, लेकिन मैं स्पेशली तुलना करना चाहूँगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की तुलना करना चाहूँगा। तुलना में आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1, नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है वो बेसिकली प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है वो प्योंगयांग है, जबकि साउथ कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। इसमें सियोल जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जहां आधुनिकता की हर झलक दिखाई देती है। उतना विकसित प्योंगयांग नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉर्थ कोरिया का जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, वो बेसिकली किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित है? तो होगा साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट बेस्ड इकोनॉमी पर आधारित ये देश है। जबकि साउथ कोरिया जो है ये बेसिकली पूंजीवादी विचारधारा वाला देश माना जाता है और इसकी इकोनॉमी जो है वो कैपिटल बेस्ड ओपन इकोनॉमी मार्केट है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे अधिक बल जो है नॉर्थ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक आधारित अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक बल दिया है। इसलिए आप देखना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान आता है उसमें साउथ कोरियन कंपनियों की क्वालिटी सबसे बेहतर मानी जाती है। इसी प्रकार से तीसरा जो आप देखोगे, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हम जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या में जहां पर नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या 25 मिलियन के आसपास है, वहीं साउथ कोरिया की जनसंख्या 50 मिलियन के आसपास है। मतलब जस्ट दुगनी जनसंख्या इसकी है, इसकी 25 मिलियन, उसकी 50 मिलियन। फिर आप देखिए, अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा, अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, तो आपको शायद जानकर काफी हैरानी हो कि उत्तरी कोरिया की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 1800 यूएस डॉलर है, 1800 यूएस डॉलर है। जबकि साउथ कोरिया की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 35,000 यूएस डॉलर है। तो आप देखिए कहां पर टिकेगा साउथ कोरिया के सामने नॉर्थ कोरिया। इसकी मात्र 1800 है, जबकि इसकी 35,000 है यूएस डॉलर। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप देखिए पांचवा, ये एक अल्प विकसित देश है, ये एक लॉ डेवलप्ड नेशन है, अल्प विकसित देश है, जबकि ये एक विकसित देशों की श्रृंखला में आता है। ये एक डेवलप्ड नेशन है। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें, एज, एक एवरेज एज कितनी है, तो नॉर्थ कोरिया में जो एवरेज एज है, एवरेज एज जो है वो लगभग 65 वर्ष के आसपास ही है। जबकि साउथ कोरिया में 81 वर्ष जो है वो यहाँ का एज, जीवन प्रत्याशा यहाँ की 81 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर जीने के जो अधिकार है, जीवन पोषण जो है, खाद्य सुरक्षा जो है, वो इस देश में ज़्यादा है। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ की सैन्य खर्चों की बात करें, मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें,
सैन्य खर्चों की बात करें तो ध्यान रखना ये $10 मिलियन, नॉर्थ कोरिया $10 मिलियन खर्च करता है। और मैं इसको ऐसे कहूं कि नॉर्थ कोरिया अपनी कुल जीडीपी का 25%, नॉर्थ कोरिया जो है अपनी कुल जीडीपी का 25% जो है ये देश अपने डिफेंस पे खर्च करता है। तभी तो इसने एक से एक मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट के माध्यम से दुनिया में एक नया प्रकार का संदेश छोड़ा है। किसने? नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन आप देखिए इसमें साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है। साउथ कोरिया जो है वो सैन्य खर्चों पे खर्च करता है। सैन्य खर्चों पर इसका जो खर्च है वो है $31 मिलियन। ध्यान से आंकड़ों को देखना। साउथ कोरिया जो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो करता है $31 मिलियन, जबकि नॉर्थ कोरिया करता है $10 मिलियन। मतलब इससे 3 गुना ज्यादा साउथ कोरिया करता है। लेकिन साउथ कोरिया कभी भी इस बात को शो नहीं करता है, इसको दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। और यहां हैरत करने वाला बिंदु जो है वो क्या है, वो आप देखिए कि ये $31 मिलियन खर्च करके भी साउथ कोरिया अपनी कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है सैन्य खर्चों पे, तो ये बेसिकली आंकड़ा आता है मात्र 2.7%, 2.7%। आप देखिए ये $10 मिलियन उत्तरी कोरिया अपने सैन्य खर्चों पे खर्च करता है और ये खर्च उसकी कुल जीडीपी का 25% है। जबकि साउथ कोरिया जो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है वो इससे 3 गुना तो है, लेकिन प्रतिशतता में उसकी कुल जीडीपी का मात्र 2.7% है। इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर इस सैन्य एक्सपेंडिचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उत्तरी कोरिया केवल सैन्य खर्चों पे खर्च करके तबाही की ओर जा रहा है। और सैन्य खर्च बहुत अधिक करने के कारण यहां पर शिक्षा पर, मानवाधिकारों पर, पर्यावरण पर न के बराबर काम किया गया है, जो कि दुनिया के लिए एक हमें संदेश लेना चाहिए कि हमें उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच शांति स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए, ताकि उत्तरी कोरिया के लोगों को भी लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके। एक बात और देखना कि नॉर्थ कोरिया का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है और इसका एकमात्र इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। जबकि साउथ कोरिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका लगभग हर संगठन के साथ और हर देश के साथ इसका रिलेशन है। क्योंकि साउथ कोरिया बहुत छोटा सा देश है लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में आता है। नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था, ये एक क्लोज इकोनॉमी है, जबकि साउथ कोरिया एक ओपन इकोनॉमी है। साउथ कोरिया एक ओपन इकोनॉमी में शुमार होता है। तो ये मैंने आपको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके भी यहां पर बताया कि तुलनात्मक अध्ययन भी करोगे तो भी आपको पता लगेगा। अब इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना, साउथ कोरिया और जापान चाहते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु हथियारों से मुक्त हो, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा हो। और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा तभी स्थापित हो सकती है जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाही राष्ट्रपति किम जोंग उन जो है वो इसमें सकारात्मकता के साथ आ गया है। और 2018 का वर्ष इसमें ऐतिहासिक माना जा सकता है कि उन्होंने वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रयास जो है काफ़ी सकारात्मक था। और ध्यान रखना, इससे पहले भारत ने भी इस जो वार्ता हुई है सेंटोसा में, उससे पहले भारत सरकार ने भी अपने विदेश राज्य मंत्री को उत्तरी कोरिया भेजा था। तो ये भी बिंदु था। तो ध्यान रखना, पूरी इस ग्लोबल अवस्था को देखें, पूरी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य शांति और सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। वो भी तब, भारत के हित के लिए तब की बात है क्योंकि यहां पर कोरियाई प्रायद्वीप के पास भारत के 2
महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है वो है दक्षिण कोरिया और जापान। दक्षिण कोरिया और जापान। और साथ ही साथ अगर उत्तरी कोरिया पनपता है तो कहीं ना कहीं उत्तरी कोरिया का रिलेशन चाइना के साथ, चाइना का रिलेशन पाकिस्तान के साथ, तो एक त्रिशंकु बनता है। कौन सा? पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया। लेकिन यदि वार्ताएं सकारात्मक होती है तो ये तमाम चीज़ें टूट जाएगी और ये परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर उत्तरी कोरिया अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करता है, अगर वो अपने परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर कदम बढ़ाता है, तो ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक अहम कदम माना जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारा ये पूरा पार्ट था उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। कल फिर हम मिलेंगे एक नए अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।